नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमीज़ में दीपक सर आप सबके बीच में मैं भी आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। देखिए यार, एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, इतने सारे स्टूडेंट ऐसे-ऐसे मैसेज करते हैं, आप भी उसमें से किसी एक टाइप के तो ब बच्चे होंगे ही। सर मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। सर मैं नौकरी करता हूँ, मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरा टाइम नौकरी में चला जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा तबीयत खराब रहता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे घर में छोटा-सा कमरा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक लाइन में कहूँ ना, सब बहानेबाज़ी है। जहाँ चाह होती है कुछ करने की, वहाँ लोग कर लेते हैं, ठीक है? तो बहानेबाज़ी से बचें, अपने मेहनत को आप कहना चाहिए कि एक आकार दें, एक शेप दें। जब आप अपने मेहनत को एक आकार देंगे, एक शेप देंगे, तो आपका भविष्य क्या है, स्वर्णिम होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 8 घंटे रेलवे की ड्यूटी करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस है मेरा। उसके बाद में 8 घंटे घर में काम करता हूँ आप लोगों के लिए। एक क्लास को बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगता है। 3 क्लास डेली बनाता हूँ, आप सोच लो अब मैं कितना घंटे काम करता हूँ। अगर मैं आपकी तरह मेहनत करूँगा ना या आपकी तरह बहाना मारूँगा, तो एक तो मेरा काम का प्रोडक्टिविटी गिर जाएगा, एक तो मेरी अर्निंग गिर जाएगी, दूसरा मेरा शरीर खराब हो जाएगा। जो इंसान मेहनत नहीं करता ना, वो बहाने बहुत मारता है और बहुत विकल्प रहते हैं बहाना मारने का। एक बात याद रखना, आज के समय पे कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। खोना सीखो। जब आप खोगे, जब आप उस चीज़ से दूर होगे, तो कुछ पाओगे, ठीक है? आज के समय ₹1 कमाने के लिए माथे से पसीना निकालना पड़ता है, तो बहानेबाज़ी से बचें और परिश्रम करें। मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम निकाले, टोटल 9 सरकारी एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। सेल का अभी रिटर्न का रिज़ल्ट आया है, निकल गया हूँ, लेकिन स्किल टेस्ट नहीं दूँगा। टोटल 10 एग्ज़ाम हो जाएगा, 4 सीजीपीएससी मेंस, 1 इंटरव्यू। सबको अगर मिला के देखोगे तो 10 एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर लिया, 4 पीएससी मेंस, 1 इंटरव्यू, टोटल 15 एग्ज़ाम मेरा अभी तक का मैंने अपने लाइफ़ में अचीव किया है। मैं चाहता हूँ इस 15 को कम से कम 25 तक खींचूँ, ठीक है? और आप एक हो यार, बहाने मार रहे हो। तो ऐसा थोड़ी होता है यार कि आप बहाना मारोगे और चल जाएगा। और हाँ, नेट में मैं 0.4 से भी कटा था, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेट में इतिहास में मैं 0.4 से कट गया था, ये बात भी आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं काउंट किया ही नहीं हूँ 15 एग्ज़ाम में अपने टोटल, ठीक है? इसलिए मैं जो क्रैक किया हूँ बस उसी को बताता हूँ। 9 + 1 10 और सीजीपीएससी 4 मेंस और 1 इंटरव्यू, उसको मैं गिनता भी नहीं। बस आपको मोटिवेशन देने के लिए हर हर बार वीडियो में बताता हूँ। चलो आज मैं आपको कुछ कहानी बताऊँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा बायोलॉजी का। मैं आप लोगों को कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में बता रहा था बेटा। आपको आज राजधानी और केंद्रक के बारे में बताऊँगा। फिर उसके बाद आपको डीएनए और आरएनए का बेसिक फंडा बताऊँगा। उसके बाद मैं दोनों के प्रकार को बताऊँगा। अब बेसिक डिफ़रेंस बताऊँगा कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। दूसरी बात, जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें, अपने दिमाग को पीएचडी में मत घुसाएँ। अपने दिमाग पे सीधा सर्कल बनाने में और सिलेक्शन लेने पे काम करें, ठीक है? रसधानी को समझो, रसधानी क्या हो रहा है? रसधानी क्या है? कोशिका का जो सेल्स होता है, उसका मरा हुआ हिस्सा होता है, निर्जीव हिस्सा होता है, जिसमें जीव ही नहीं होता। तो रसधानी जो है कोशिका का निर्जीव रचना है। कौन-सी रचना है? तो निर्जीव, उस जगह पे कोई जान नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती और ये रस से पता चल रहा है कि कोई तरल पदार्थ है, अर्थात रस है, अर्थात ये तरल पदार्थ उसमें भरी रहती है। ठीक है? रसधानी जो है पादप के कोशिकाओं में अर्थात जो पेड़ पौधे की कोशिकाओं में 90% पूरा भरा रहता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में बहुत ही कम में या फिर जीरो कहना चाहिए कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, 5 से 6% बस, बाकी अलग तत्व रहता है। ठीक है, यह एक झिल्ली से घिरा रहता है, एक ऐसे कहना चाहिए कि जो रसधानी होता है एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या? टोनोप्लास्ट। व्यापम कैसे पूछेगा कि टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं? याद रखना, बायोलॉजी को इतना डीप में इसीलिए घुस के पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे। और तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम समझोगे मैंने 10 एग्ज़ाम निकाला प्लस 4 पीएससी मेंस प्लस 1 इंटरव्यू, तो 10 4 14 और एक 15 एग्ज़ाम मैंने निकाला। तुम साले एक निकाल के दिखाओ। अगर मेहनत नहीं करोगे ना, तो बता रहा हूँ मैं, मेहनत नहीं करोगे तो तुमको मैं क्या करूँगा, पूरा फ़ीस तुमसे ले लूँगा। ठीक है? तो पूरा फ़ीस देने से बचो और मेहनत करो। रियायत का लाभ उठाना सीखो पढ़ के। ठीक है? तो ये एक क्या है, झिल्ली से घिरा रहता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और अमीबा में, अमीबा जो आप कहना चाहिए कि संरचना आप देखे होंगे, अमीबा में संकुचनशील रसधानी जो होता है पाया जाता है, जो कि उत्सर्जन का उसका कार्य करता है। अमीबा का उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? तो उसका संकुचनशील मतलब ऐसा सिकुड़ जाता है। और राजधानी तो निर्जीव रहता है, फिर भी कहना चाहिए कि संकुचनशील अवस्था में पाया जाता है, किसमें? अमीबा में, और वही उत्सर्जन का कार्य करता है। ये हो गया आपका राजधानी। और आखिरी जो कंपोनेंट है केंद्रक को बताऊंगा।
ये केंद्रक जैसे खत्म हुआ, हमने पूरे कोशिका के पार्ट्स को स्टडी कर लिया। केंद्रक जो है उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। और याद रखना बेटा, केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है केंद्रक होता है। सरल भाषा में अगर कहूँ तो केंद्रक ही कोशिका का मैनेजर है। क्या है? केंद्रक ही कोशिका का मैनेजर है। अर्थात अब पूछा जाता है कि कोशिका का प्रबंधक किसे कहते हैं? तो कोशिका का प्रबंधक केंद्रक को कहते हैं। और केंद्रक किस प्रकार का होता है? तो ये धागे नुमा पदार्थ का, जो धागे नुमा मतलब धागा की तरह ये छोटा 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 ऐसे घिरा रहता है, धागे नुमा पदार्थ का जाल के रूप में दिखता है, मतलब ये जाल के रूप में पूरा बना रहता है। ठीक है, जिसे ही उसी जाल को, उसी धागेनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। याद रखना, पूछता है कि क्रोमैटिन किसे कहते हैं? तो कोशिका के प्रबंधक को क्रोमैटिन कहते हैं। यह कैसे दिखता है? तो यह धागेनुमा पदार्थ के जाल के रूप में दिखता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन नामकरण किसने किया था? तो फ्लेमिंग साहब ने इसका नामकरण क्रोमैटिन रखा था। जो किससे मिलकर के बनता है? तो तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक डीएनए का हिस्सा कुछ मात्रा रहता है, एक प्रोटीन का मात्रा रहता है, एक हिस्टोन नामक तत्व का मात्रा रहता है। हिस्टोन से क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा कहना चाहिए प्रोटीन का भाग इसमें हिस्टोन में देखने को मिलता है बड़े रूप में, मतलब प्रोटीन का कहना चाहिए कि पावर प्लांट की तरह यह काम करता है हिस्टोन। आगे याद रखना, डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन तीनों से मिल करके क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन का नामकरण फ्लेमिंग ने किया था। क्रोमेटिन किसे कहते हैं? तो धागे नुमा पदार्थ का जो जाल होता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। अब आगे देखिए, क्रोमेटिन सिकुड़ कर क्या करता है? छोटे धागे का रूप ले लेता है। किस धागे का? जब वो सिकुड़ता है, जब वो संकुचन कर लेता है, छोटे धागे का रूप लेता है बेटा। और वही कहना चाहिए कि उसी को जब वो छोटे धागे का रूप लेता है और सिकुड़ जाता है तो उसी को गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो है, इसी से ही कहना चाहिए कि मनुष्य में जो है संतान उत्पत्ति का कार्य संचालित होता है। जब संकरण होता है तो संकरण के बाद में या रिलेशनशिप के दौरान क्या होता है, जब गुणसूत्र पहुंचता है तो करोड़ों की मात्रा में पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे कहना चाहिए कि एक ऐसा तत्व रहता है जो सारे गुणसूत्र को, सारे क्रोमोसोम्स को मार देता है और केवल 2 या 1 या 3 ही, कुछ ही मात्रा में क्रोमोसोम्स पहुँचते हैं और वहाँ से कहना चाहिए कि संतान उत्पत्ति का कार्य होता है। तो संतान उत्पत्ति का या वंशानुगति का जो वाहक होता है ये गुणसूत्र होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है मानव में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में 23 जोड़ा, 23 पेयर के गुणसूत्र होता है, जबकि बंदर में 21 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, उसे वंशागतिकी का जनक या वाहक कहते हैं या सोर्स कहते हैं। वंशागति मतलब एक जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होता है ना, जो आपका कैरेक्टर होता है, जो आपके कहना चाहिए कि लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो उसी का गुणसूत्र को क्या कहते हैं? वंशागतिकी का वाहक कहते हैं। समझ रहे हो? जब क्रोमेटिन सिकुड़ता है तो गुणसूत्र का रूप ले लेता है। देखो, पूरा यहाँ से चालू हुआ क्रोमेटिन का। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा किसको? केंद्रक को। कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में यह दिखता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक, मतलब कोशिका को चलाने वाला कौन है? तो गुणसूत्र ही है। जब क्रोमेटिन जो है, इसका नामकरण फ्लेमिंग ने दिया था, जो डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन से मिलकर बनता है। क्रोमेटिन जो है सिकुड़ता है तो छोटे धागे का रूप ले लेता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। मतलब गुणसूत्र ही कहना चाहिए कि कोशिका का प्रबंधक है सरल भाषा में। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कोशिका का प्रबंधक में क्रोमेटिन को लेना। ठीक है, कोशिका का प्रबंधक जो है आपका केंद्रक ही है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? धागेनुमा पदार्थ के जाल के रूप में ये दिखता है, इसीलिए उसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये सब घुमा के पूछता है। ठीक, आपको जितना बताया बस 25 बार रिवीजन करना, अनलिमिटेड टाइम रिवीजन करना। मैं आपको, आपके लिए मैं एजुकेशन को इतना सस्ता कर दिया हूँ, इतना सामान्य कर दिया हूँ बेटा, कि पूरा 12 महीना में तुम अगर कैलकुलेट करोगे ना, CGPSC प्लस CG व्यापम दोनों का, तो जो 7,500 8,000 रुपये जो कहना चाहिए जो फीस है, उसको डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो मेरा 700 रुपये 600 रुपये निकल रहा है। और डिवाइडेड बाय 30 करोगे, एक दिन में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या करना, तो एक दिन का मेरे को कितना मिल रहा है? 8 रुपये 9 रुपये मिल रहा है मात्र, एक दिन के पूरे मेहनत का क्लास का। इसीलिए बेशुमार मेहनत करो, तुमसे मैंने पैसा नहीं लिया है। अगर यही लेक्चर मैं बड़े कोचिंग संस्थान में खड़ा होकर दूं तो बेशुमार पैसा मुझे मिलेगा। 1 घंटे के क्लास का आप अनुमान नहीं लगा सकते, उतना मिलता है मेरे को अगर मैं दूं तो। लेकिन मैं इस नाम को माधव पहल अकेडमी, जो मेरे पिताजी के नाम से बना है, मैं उसको बेचना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने कोचिंग में काम कर रहा हूँ।
1 घंटे अगर वहाँ पढ़ाऊँ तो महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए मिलेगा सैलरी, बड़े कोचिंग में मेरे को। लेकिन इस टैलेंट को, इस हुनर को तुम नहीं समझोगे तो तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, हैं? तुम कम फीस में पढ़ सको, 1 दिन का 8 रुपए मिलता है और 8 रुपए को भी तुम 3 भाग में डिवाइड कर दो, फिर मेरे को मिला क्या? इसीलिए बेशुमार मेहनत करो, पीछे मत रहो, किसी के दिए गए सुविधा का लाभ उठाओ, ठीक है? तो मानव कितने जोड़ा गुणसूत्र मैं पीएससी में पूछूँगा, ये बात बता दे रहा हूँ। टेस्ट में मानव में 23 जोड़ा 23 पेयर गुणसूत्र होता है, जबकि बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अब तुमको बताऊँगा डीएनए और आरएनए के बारे में। सबसे पहले फुल फॉर्म जान लो। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है? अब आगे हम लोग जब इसको डील करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या चीज़ है। अब देखो, मैं पहले डीएनए का थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जहाँ से व्यापम ने पिछले 10 साल से 15 साल में क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे डाल दिया हूँ। डीएनए का जो अधिकांश जो मात्रा है या डीएनए की अधिकांश जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कहाँ पे होता है? तो डीएनए का अधिकांश हिस्सा केंद्रक में होता है। किसमें? केंद्रक में। क्यों? क्योंकि बात आ रही है गुणसूत्र का, तो जहाँ गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वहाँ डीएनए तो रहेगा ही। तो अधिकांश मात्रा कहाँ पे पाया जाता है? तो केंद्रक में। कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में तथा कुछ जो है हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए जो है एक्चुअली में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। एसीएफ कैसे पूछा था कि डीएनए क्या होता है? तो डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। 1953 में, कब? 1953 में जेडी वॉटसन, कौन? जेडी वॉटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल, जिसे डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, क्या? डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की। किसने किया? 1953 में वाटसन और क्रिक। वाटसन का नाम क्या था? जेडी वाटसन। और क्रिक दोनों ने मिलकर के संकुचित कहना चाहिए कि एक द्विकुंडलित मॉडल का या डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था, जो कि डीएनए का कहना चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। और आपको बता दूं 1962 में इसीलिए इन दोनों को एक साथ मिला करके नोबेल प्राइज से विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में समझ लो, इनको क्या किया? नोबेल प्राइज 1962 में दिया। अब आके देखिए कि अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन जो है कौन करता है? तो इसके डीएनए के अंदर में एक जीन होता है, जीन, ठीक है? वो भूत वाले जीन नहीं ना, है जिन, है काली जीन, मेरे को इतना बड़ा सोने का हंडा दे, वो वाला जीन नहीं है भैया, ये जीन्स वाला जीन है, ठीक है? और पहनने वाला भी जीन्स मत समझ लेना, और भूत वाला भी जीन नहीं, ये क्या है? पदार्थ वाला जीन है, ठीक है? तो अनुवांशिकी जो क्रियाएं हैं उसका संचालन कौन करता है? तो जीन करता है। और जीन क्या है? ठीक है, इस डीएनए का आनुवांशिक क्रियाओं के संचालन करने का जो इकाई है, जीन है ना? और डीएनए का ही कहना चाहिए कि इसको इकाई माना जाता है आनुवांशिक क्रियाओं के संचालन के लिए। किसको? जीन को डीएनए का एक इकाई माना जाता है, जो क्या करता है? जेनेटिक कैरेक्टर को संचालित करता है। और जो डीएनए होता है ना बेटा, ठीक है, जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है डीएनए के माध्यम से ही। एक बात याद रखना, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम के, लेब में सर्वप्रथम संश्लेषण का काम किसने किया था? जब कहना चाहिए कि लेब में सबसे पहले संश्लेषण का काम हरगोविंद खुराना साहब ने किया था, जो कि हमारे इंडियन थे, हरगोविंद खुराना। तो ये हो गए बेसिक जानकारियाँ जो डीएनए का हमने आपको बताया। अब आगे आपको बताएंगे आरएनए के प्रकार, आरएनए के कार्य। आरएनए क्या होता है? आरएनए जो होता है ये राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है। एक्चुअली में आरएनए कैसा बनता है? तो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, कहीं ना कहीं डीएनए से ही ये बन रहा है और डीएनए से ही इसका संश्लेषण हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। डीएनए की एक श्रृंखला पर, एक सीरीज है डीएनए की, वहाँ पे आरएनए की क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड,
न्यूक्लियोटाइड आकर के उसमें जुड़ जाती है या चिपक जाती है। किसमें? डीएनए की एक सीरीज पर, मतलब बहुत सारे डीएनए का मात्रा होता है समझ लो, ठीक है। उस बॉडी में जो डीएनए होता है उसके एक श्रृंखला पे, एक सीरीज पे आरएनए की न्यूक्लियोटाइड जाकर के जुड़ती है और एक अस्थाई, एक इमेजिनरी कहना चाहिए, डीएनए आरएनए का संकर का निर्माण होता है। क्योंकि डीएनए पे आरएनए आके चिपक गया तो एक क्या हुआ, डीएनए आरएनए का एक अस्थाई संकर या क्रॉस जो है, या कहना चाहिए कि हाइब्रिड जो है वहाँ पे निर्मित होता है बॉडी में, ठीक। और उसी से ही आरएनए का कहना चाहिए कि काम धाम चालू होता है, आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए के प्रकार, आरएनए से सिर्फ उसका फुल फॉर्म पूछेगा, क्या डीएनए से संश्लेषण होता है, बस ये पूछेगा, ठीक है। और जब वो कहना चाहिए कि आरएनए की सीरीज पे चिपकता है तो कौन आके जुड़ता है, तो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता है, ठीक है, बस इतना। अब आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एक आरआरएनए, एक है टीआरएनए, एक है एमआरएनए। आर का मतलब यहाँ पे है राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए में ये क्या है, राइबोसोम पर लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं। आरआरएनए जो है राइबोसोम पर लगे रहते हैं और ये आरआरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में या प्रोटीन के निर्माण में उसकी सहायता करते हैं, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। दूसरा होता है बेटा तुम्हारा पहला के बाद टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न प्रकार के जो एमिनो एसिड है उसमें एमिनो अम्ल पे राइबोसोम पर जाकर, मतलब आते हैं, या राइबोसोम पर कहना चाहिए कि वो दिखते हैं। और वो कहाँ पे दिखते हैं, तो जहाँ पे प्रोटीन बनता है। अर्थात ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। किसको लाते हैं? अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, ताकि जब वो राइबोसोम पर लाएगा, राइबोसोम पर क्रिया कराएगा तो वहाँ पे प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को कहाँ पे लाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर करना। प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड हैं उसको राइबोसोम पर जब लाएंगे तो उससे क्या होगा बेटा, प्रोटीन का, क्योंकि फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोटीन का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पे प्रोटीन बनेगा। ये किसके लिए बोल रहा है, तो ये ट्रांसफर आरएनए में, ठीक है। तीसरा मैसेंजर आरएनए, यह जो हमने केंद्रक आपको बताया, जो कोशिका का प्रबंधक होता है, ठीक, ये क्या करता है, केंद्रक के बाहर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है ताकि प्रोटीन का निर्माण किया जा सके। तीनों आरएनए का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। एक क्या कर रहा है, राइबोसोम पर कहना चाहिए कि लगे रहते हैं और उससे प्रोटीन बनाते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, अमीनो अम्ल को ट्रांसफर कर रहा है राइबोसोम पर। और तीसरा क्या कर रहा है, केंद्रक के बाहर, केंद्रक जो होता है सेंट्रल वाला हिस्सा कोशिका का, उसके बाहर अमीनो अम्ल को चुनने में, सेलेक्ट करने में मदद करता है, ताकि जब हम अमीनो अम्ल को सेलेक्ट करें तब अपन क्या करें, एक मैसेज देंगे किसको, ट्रांसफर को, कि हाँ भैया हमने सेलेक्ट कर लिया, तुम उसको क्या करो, ले जाओ। अब फिर वो क्या करेगा, अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लगा देगा और इनके मैसेज को पकड़ेगा कौन, टीआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और सीधा कहना चाहिए कि अमीनो अम्ल को ले जाके दे देगा। तो ये कहना चाहिए कि केंद्रक के बाहर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। तो ये हो गया आरएनए का प्रकार। अब मैं तुमको बताऊंगा डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में बेसिक अंतर बताइए। सीजीपीएससी मेंस कैसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन डिफरेंस बाय डीएनए एंड आरएनए, आप क्या समझते हो दोनों में अंतर, आप बताइए। फिर आपको क्या करना है, आपको बेसिक डिफरेंसेस को क्लियर आउट करना है। डीएनए में, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, अर्थात इसमें ग्लूकोज का मात्रा जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज कैटेगरी का होता है। आरएनए में क्या है, केवल राइबोस कैटेगरी का राइबोस शर्करा होता है, जबकि वो डीऑक्सी है, याद रखना, डीऑक्सी, इसमें केवल राइबोस शर्करा है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है डीएनए में, आरएनए में केवल राइबोस शर्करा होता है। इसमें क्षार के जो प्रकार पाए जाते हैं कि इसमें डीएनए के अंदर में जो संरचना में देखोगे, अम्ल और जो क्षार होता है, वो क्षार का जो कैटेगरी होता है, एडिनिन क्षार, ग्वानिन क्षार,
थायमीन क्षार, साइटोसिन क्षार, ये 4 प्रकार के क्षार जो है इस डीएनए में देखने को मिलते हैं। क्या? एडिनिन क्षार, ग्वानिन क्षार, थायमीन क्षार, साइटोसिन क्षार, ये डीएनए में देखने को मिलते हैं। जबकि आरएनए में यूरेसिल नामक जो क्षार है वो ज़्यादा मात्रा में देखते हैं और देखने को मिलते हैं, और एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन के मात्रा इसमें कम होता है, इसलिए उसको नहीं लिखा हूँ, नाम मात्रा का होता है। सबसे ज़्यादा यूरेसिल क्षार होता है। तीसरा बेसिक अंतर है, मुख्यतः कोशिका के केंद्रक में ये पाया जाता है। जो केंद्रक होता है, जो मैनेजर होता है कोशिका का, उसमें डीएनए पाया जाता है। जबकि आरएनए जो है केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका का जो द्रव्य है, जो तरल पदार्थ है, वो दोनों में पाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। मैंने जितने एग्ज़ाम निकाले मैंने रिवीजन के दम पे निकाले। याद रखिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप क्या करो, बेशुमार रिवीजन करो। इतनी बार रिवीजन करो कि रिवीजन भी कहना चाहिए कि शर्मा जाए और बोले कि हाँ यार, ये बंदा तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, ये बंदा तो पूरा कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, तो पूरा दीपक सर का कॉपी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि रिवीजन का महत्व क्या होता है। लोग किताब को दोष देते हैं, लोग बुक को दोष देते हैं, लोग टीचर को दोष देते हैं, जबकि दोष खुद में होता है। कहाँ होता है? खुद में, है ना। कि बुरा जो देखन मैं चला, कि बुरा न मिलिया कोई, कि जो खोजन मन आपना मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, अपनी गलती को पहचानो। जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर एजुकेशन। आप अपनी गलती को पकड़ो। शिक्षा का महत्व जानना है तो पहले गलती को पकड़ो और उस पर सुधार करो, देन रिफॉर्म, देन गेट इन रिफॉर्म। सुधार करके उसको प्राप्त करें। ठीक है, सबसे गलती होती है यार, और गलती करना भी चाहिए। जो गलती करेगा नहीं वो सीखेगा कैसे? वो तो फिर झूठ बोलेगा। बिना गलती के कौन होता है? हमने भी अपनी ज़िंदगी में 4 बार प्री फेल हुआ है भाई, 4 बार प्री फेल हुआ है, गर्व से कहते हैं। लेकिन मजाल है, इसको बीट करके 5 बार मेंस लिख दिए, 1 बार इंटर भी दे दिए, 9 एग्ज़ाम और निकाल लिए, सेल का रिटर्न निकाल लिया, 9, 10, 5, 15 एग्ज़ाम निकालने का गौरव प्राप्त है, जिसे कम से कम 25 में टारगेट रखा हूँ। 25 तो मैं अपनी ज़िंदगी में एग्ज़ाम लिखूंगा और बैठूंगा और आगे एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। एजुकेशन में भी पीछे ना रहो। 4 डिग्री लेके बैठा हूं मैं, 4 डिग्री, ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। देखो गिना रहा हूँ। सबसे पहले इंजीनियरिंग, पीजीडीसीए, एमए इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में मेरा एमए इन रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में एमए इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में एमए। 5 डिग्री मेरे पास है और 5 डिग्री भी और लूँगा। पूरा रिकॉर्ड बनाओ, करो ऐसा कि लोग प्रेरित हो जाए। ठीक है, अपने मुंह में तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ। मेरे ऑडियंस तो आप है ना, मैं तो आपके सुधार करने की सोचूंगा ना, मैं तो आपके कमियों को दूर करने की सोचूंगा ना, मैं दूसरे का तो नहीं सोचूंगा। तो करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बढ़ते रहें और मातृभूमि की अच्छे योगदान में सफलता के साथ में आप आगे आएँ। जय हिंद।